ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था अपना चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो दो आकृतियों के फॉर्मूला यानी सूत्र हमने देखा पृष्ठीय क्षेत्रफल के। मतलब अगर आप घनाभ के बारे में बात करोगे, सर कोई घनाभ की अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एल बी एच है, दी गई है, तो हम इसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल बता सकते हैं टी एस से। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, उसको टीएस से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो फॉर्मूला बनता है 2 L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। पहला फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है, सूत्र। दूसरा, चार दीवारों का क्षेत्रफल के लिए हम कहते हैं एल एस से चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या बनता है 2L प्लस बी इंटू में एच, ठीक है, आधार का परिमाप गुना में ऊंचाई, कुछ ऐसा। और क्षेत्रफल को हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मतलब वर्ग इकाई में लिखते हैं। तो दो फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फॉर्मूला याद करने से बेटर आपको हमेशा ध्यान में रखना है। फॉर्मूला तो याद करेंगे ही, अगर समझना है कैसे किया था तो ये आप लास्ट क्लास की वीडियो देख सकते हो, वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि काफी समय निकल जाएगा। तो हमें ये देखना है सर, ये फॉर्मूला तो याद कर लिया। सेकंड, आपको ये भी समझना है ये क्या है, चार दीवारों का क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया है, कुल पृष्ठीय का क्षेत्रफल है ऊपर वाला। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि मुझे बस सिर्फ और सिर्फ इस कमरे के, ये मान लो अगर कमरा है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल मैं आपसे पूछूं, सिर्फ और सिर्फ फर्श का क्षेत्रफल, तो क्या बोलोगे आप? फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा? तो फर्श ये वाला है, तो आप कहोगे सर इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक सेकंड, इसका जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा, क्योंकि आयत है, ठीक है, रेक्टेंगल है, तो ये आ जाएगा एल इंटू बी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि छत का क्षेत्रफल बताइए, तो फर्श और छत बराबर होता है, ठीक है, तो फर्श का अगर एल इंटू बी है तो छत का भी एल इंटू बी होगा। तो ये भी कई बार हम लोग यूज करते हैं कि सिर्फ अगर मुझे फर्श का क्षेत्रफल बताना हो तो एल इंटू बी लिखेंगे, सिर्फ छत का क्षेत्रफल बताना हो तो एल इंटू बी लिखेंगे। चार दीवार का क्षेत्रफल ये लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ये लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने घन के बारे में देखा। घन तो और भी सिंपल था सर, टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर होगा, क्योंकि एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर होता है, एक अगर पृष्ठ की बात करें तो ये ए स्क्वायर बनता है। तो सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर देगा, और चार पृष्ठों का क्षेत्रफल, 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल, चार दीवारों का क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर देगा, ठीक है। तो ये दो तो काफी आसान था, और इस पे कुछ क्वेश्चन बेसिक बेसिक तो किए थे हमने। आज हमें क्या करना है, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, एक क्वेश्चन सर डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 6, उसके आगे आज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डब्बा बनाना है, ठीक है, डिब्बा बनाना है हमें, ठीक है। इसे ऊपर से खुला रखना है। क्वेश्चन का सेकंड लाइन में लिख दिया सर, ठीक है, इसको ऊपर में खुला रखना है, ऊपर में प्लास्टिक नहीं लगाना है, ठीक है, ओके। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए, मान के चलिए कि प्लास्टिक की जो सीट है वो बहुत ही पतली सी है, बहुत नेग्लिजिबल है उसकी मोटाई, निर्धारित कीजिए। आप मुझे बताइए कि डब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल कितना लगेगा। तो आप मुझे बताइए प्लास्टिक सीट को आपने कहाँ कहाँ पर लगाया है? जब आपने घनाभ के आकृति का, जब आपने डब्बा कुछ ऐसा बनाया होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमने प्लास्टिक सीट लगाई कहाँ कहाँ पर है? सबसे पहले सवाल तो ये उठेगा। तो आप बोलोगे सर हमने क्या किया, अब डब्बा है तो आधार तो रहेगा ना, बिना आधार नहीं रहेगा तो फिर डब्बा कैसा, ठीक है, तो आधार तो रहेगा, ठीक है। ये बाएं तरफ का दीवार रहेगा, सामने का दीवार रहेगा, दाएं तरफ का दीवार रहेगा, और पीछे का दीवार रहेगा, पीछे में जो है, ऊपर में छत नहीं रहेगा, ऊपर से क्या है, ये खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। तो आपने बोला सर प्लास्टिक लगाया कहाँ पर है, चार दीवार पर और आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे पहले पार्ट में, पहले तो लिख दो क्या क्या दे रखा है। लंबाई बोला गया एल, एल के लिए मैं लंबाई लिख रहा हूँ, चौड़ाई के लिए मैं बी लिख रहा हूँ, और ऊंचाई के लिए, गहराई को ही ऊंचाई कहते हैं, तो गहराई के लिए मैं एच लिख रहा हूँ, ठीक है, ऊंचाई। तो एल का मान 1.5 सेंटीमीटर है, यहाँ लिख दोगे सर 1.5 सेंटीमीटर। बी का मान आपको पता है कितना दे रखा है, 1.25, ठीक है, सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दिया गया ये सारे, ठीक है, ये सारे मीटर में दिए गए, ठीक है। तो आपको देखने को दिखा है यहाँ पर मीटर, और यहाँ पर भी मीटर। और ऊंचाई जो है हमारा, ऊंचाई दिया गया सेंटीमीटर, कितना, 65 सेंटीमीटर,
ठीक है, ये सेंटीमीटर में दे दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है सर, आप बोलो पहला आंसर जो होगा, आवश्यक प्लास्टिक सीट की क्षेत्रफल, जो आपको ज्ञात करना है। कहाँ कहाँ प्लास्टिक लगा रहे हो? आप बोलोगे सर 4 दीवारों पर तो लगा रहे हैं ना, 4 दीवार पर, ठीक है, 4 दीवार पर लगाया हमने, प्लस डब्बा है तो आधार तो लगाना ही पड़ेगा, आधार पर लगाया हमने। मुझे बताइए, छत पर हमने लगाया क्या? छत पर हमने लगाया प्लास्टिक। देखो क्वेश्चन में बोला गया ऊपर से खुला हुआ है, तो छत पर हमें प्लास्टिक नहीं लगाना है, ठीक है, तो छत पर प्लास्टिक नहीं लगाना है। तो आपको अगर सर इतना ही करिए, 4 दीवार में लगाइए और एक आधार में प्लास्टिक लगा दीजिए, ऊपर से तो डब्बा खुला रखना, तभी हम कुछ रख पाएंगे उसमें, ठीक है। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल के लिए क्या आप लिखते हो? 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? एल एस ए। मुझे बताइए, क्या 4 दीवार का क्षेत्रफल को हम एल एस ए कहते हैं? यस और नो? तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल को आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हो, यहां पर लिख दोगे एल एस ए प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो अगर इसकी लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, तो आधार का क्षेत्रफल एल इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिए थोड़ा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एल एस ए का फॉर्मूला, ठीक है। तो एल एस ए 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास है 2 L + B गुना में H, ठीक है। तो इसको आप लिख दोगे सर 2 L + B गुना में H। प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। यहाँ पर L इंटू बी है, मैंने एल भी लिख दिया, L इंटू बी ही लिख दीजिए, चलिए, ठीक है। यहां तक मुझे बताइए समझ में आया क्या सभी को? इतना क्लियर है? आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल, जो आवश्यक हमने प्लास्टिक लगाया कहाँ? 4 दीवार पर लगाया और आधार पर लगाया, ठीक है। अब इसमें मान भरते हैं। अब जब मान भरने जाएंगे तो यहाँ पर दिख रहा है सर, मान सभी का एक यूनिट में होना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए, ठीक है, एक ही इकाई में होना चाहिए। तो लंबाई दिया गया है आपका मीटर में, चौड़ाई दिया गया है आपका मीटर में, लेकिन ऊंचाई सेंटीमीटर में दे दिया गया है आपको। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, उसके बाद पुट करेंगे। तो मैथ्स का फंडामेंटल रूल होता है कि आप मीटर से मीटर को जोड़ोगे, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से जोड़ोगे, ठीक है, आप एक दूसरे यूनिट में नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो सभी को सेम इकाई में लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ चीजें आप नोट करिए जो आपको पता भी होंगे। अगर मैं लिखता हूँ 1 मीटर, तो आपको पता है क्या कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ये तो याद है, ठीक है। तो ये याद रखना हमें, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 2 मीटर कितना हो जाएगा? 2 मीटर बराबर 2 × 100 सेंटीमीटर, यानी 200 सेंटीमीटर। क्या ऐसा लिख सकते हैं सर? ये 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसी में मैं लिख यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 2 मीटर बराबर 2 × 100 यानी 200 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ 5 मीटर, तो आप बोलो सर ये हो जाएगा 5 × 100 यानी 500 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 13 मीटर, अगर वो 13 मीटर, तो क्या करोगे? तो 13 × 100 यानी 1300 सेंटीमीटर। यानी हमें पता चल रहा है कुछ भी अगर मीटर में दिया गया उसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में बदलना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? मीटर में 100 से गुना करना होगा, ठीक है। तो मीटर में 100 से गुना कर दोगे, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। क्लियर? इतना समझ में आया? उसके बाद हमें यह भी पता है अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो हम उल्टा भी तो लिख सकते हैं। एक सेकंड, तो आप ये भी लिख सकते हो ना सर, 100 सेंटीमीटर जो होगा वो हमारा 1 मीटर के बराबर होगा। अब अगर 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है, तो मुझे पता है सर 300 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 300 सेंटीमीटर जो होगा वो 3 मीटर के बराबर होगा। हमने क्या किया? 300 में 100 से भाग लगा दिया और आ गया हमारा 3 मीटर, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं 1300 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो ये आ जाएगा 1300 में 100 से मैं भाग लगा दूंगा और ये आ आपका है 13 मीटर, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो हम 100 से भाग लगा देंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, आंसर पे आते हैं, पहले इसको समझिए ना, ये समझ में आया? ठीक है, तो ये हमने समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बताइए, अगर मैं लिखा 65 सेंटीमीटर, तो 65 सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या करेंगे?
65/100, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, नीचे में 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दोगे। आपको पता है सर दशमलव संख्या भिन्न संख्या को दशमलव संख्या में कैसे बदलते हैं, 0.65 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सर ये जो हमारा ऊंचाई है, लंबाई चौड़ाई तो ठीक ही था, बस ऊंचाई को मैं लिख दूंगा 0. इसको थोड़ा आप इस तरीके से लिख लो, बेटर होगा, 65/100 यानी 0.65 मीटर। क्लियर हुआ इतना, बताइए 0.65 मीटर। चलिए सारे मीटर में बदल गए। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करने जाऊं तो ध्यान से देखना कैलकुलेशन कहाँ कहाँ पर आएगी, ठीक है। तो 2 की जगह पर 2 पुट किया, एल प्लस बी, एल और बी का मान पुट करिए। तो 1.5 इंटू 2 1.25, 1.5 प्लस 1.25 गुना एच का मान 0.65 रख दिया, 0.65 प्लस एल इंटू बी। तो एल इंटू बी कहने का मतलब 1.5 को गुना करना है 1.25 से। देखिए अब इसको बस सॉल्व करता हूं जल्दी जल्दी। देखो 2 इंटू 1.5 को 1.25 से ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, फिर इसको मिटा देंगे। दशमलव के नीचे दशमलव लगाना होगा हमें, तो यहाँ पर लिखना है 1.5 और यहाँ पर 0, इसको जोड़िए 5 7.2 तो 2.75 आ गया। तो क्या हम इसको जोड़कर लिख सकते हैं 2.75 गुना ये 0.65, ठीक है। ये प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया, 1.5 इंटू 1.25 ये लिख दिया। इसको मिटा दे रहा हूँ, ये तो कर लोगे ना आप, ठीक है। इसको अगर मैं गुना कर रहा हूँ, देखो मैं 275 को 2 से नहीं गुना कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ 2 को 65 से गुना कर रहा हूँ, इन दोनों को गुना कर रहा हूँ, इन दोनों को गुना कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो पहले दोनों को भी गुना कर सकते हो। तो 65 को अगर आप 2 से गुना करोगे, 65 इंटू 2 तो ये आपका बन जाएगा 130, ठीक है, 130 आ जाएगा। दशमलव 2 अंकों के बाद लगाना है, तो ये आ गया 1.30, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1.30 यानी 1.3 लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप बोलोगे सर 2 को आप अगर 0.65 से गुना करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.3, 1.30 आ रहा था, एक जीरो को हटा दिया, अंतिम में जीरो था तो उसको हटा दिया, ठीक है। पॉइंट इंटू 2.75 प्लस 1.5 इंटू 1.25। चलिए अब मुझे बताइए कि आपको ये पता है, गुना करने का तरीका आपको बताया था, ठीक है। इसको गुना करने का तरीका आपको बताया था, 1.3 को गुना करना है मुझे 275, चलो इसको मैं इधर लिखता हूँ। मुझे 275 को गुना करना है 13 से। कितने बच्चों को 275 का टेबल याद है, मुझे नहीं लगता है किसी को भी याद होगा। 275 को अगर हम कहें कि गुना करना है 13 से, 275 का टेबल तो नहीं याद है, लेकिन आप सभी को कि 13 का टेबल तो याद है ना, 13 का टेबल याद है, 13 का टेबल याद है सभी को। देखो एक बार भी आप यहाँ पर कर सकते हो, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 समझिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा। 13 पंजे 65 का 5, हासिल में आया आपका 6, 13 सत्ते 91, 91 में 6 जोड़िए, तो 91 में 6 जोड़ेगा तो आ जाएगा 97, 97 का मैं 7 लिख रहा हूँ। अब हासिल हमारे पास बचा 9, 13 दूना 26, 26 में 9 जोड़ दो, 26 में 9 जोड़ो कितना मिलेगा, 35 मिलेगा, बताइए 26 में 9 जोड़ेंगे तो 35 मिलेगा, तो 3575 आया। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 3575, 3575। लेकिन अब दशमलव भी लगाना है ना, दशमलव कहाँ लगाएंगे सर, 2 अंक 1 अंक, 3 अंकों के बाद, तो आ जाएगा 3.575, ठीक है, 3.575 प्लस इसको गुना करिए। सेम तरीके से मैं गुना कर रहा हूं, देखो एक तो तरीका जो आपका था ना सॉरी, तो यहाँ पर आपको ऐसा भी कर सकते हो, 275 को 13 से गुना, ट्रेडिशनल मेथड जो उससे तो कर ही लोगे आप लोग, ठीक है। बस मैं थोड़ा समय बचाने के लिए कर रहा हूँ ऐसे, आप एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हो। पढ़ाया था आपको ब्रिज, मतलब जब शुरू हो रही थी हमारी क्लास उसी वक्त आपको ये सारे मेथड बता रखे हो। मुझे 125 को गुना करना है ना, आप बोलो सर 125 को गुना करना है 15 के साथ, बिना दशमलव की संख्या गुना कर रहे हैं। 15 का टेबल सभी को याद है, 15 का टेबल अगर याद है, 15 पंजे कितना होता है, 15 पंजे 75, 75 का 5 लिख दिया, हासिल में 7, 15 दूना 30, 30 में 7 को जोड़ा, तो 30 में 7 जोड़ा तो 37, 37 का 7 लिखा, अब हासिल हमारे पास 3 आ गया, 15 एकम 15, 3 जोड़ा 18, तो ये आ गया हमारा 1875, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1875। पॉइंट कहाँ लगाएं सर, 2 1,
3 पॉइंट, तो यहाँ पर आ गया 1.875। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका मिल रहा है 3.575, 1.875। जोड़िएगा इसको, 5 5 10 का 0, हासिल 1, 7 7 14 1 15 का 5, हासिल 1, 8 1 9 5 14 का 4, पॉइंट हासिल 1, 3 1 4 1 5, तो याद आएगा 5.450। ठीक है, तो ये मिल गया आपका 5.450। ठीक है, और ये क्या आएगा, इकाई क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, ये जो भी है क्षेत्रफल है ना, तो आपको भी सर क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई में आएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारे को आपने मीटर में लिखा है, तो आप बोलोगे सर ये मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो वर्ग इकाई में आया मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये समझ में आया, बताइए। तो हमने इस तरीके से क्या किया, निकाल लिया कितना आवश्यक प्लास्टिक की क्षेत्रफल चाहिए। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो सर, पॉइंट के बाद सबसे आखिरी में जो जीरो है ना, उस जीरो को आप हटा दीजिए। ठीक है, तो बस इस जीरो को हटा दीजिए और फाइनल आंसर छोड़ दो 5.45 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले पार्ट पर। सॉरी, सेकंड पार्ट जो है हमारा, इसमें बोला गया है इस सीट का मूल्य ज्ञात करिए। अगर 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपए है, तो 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपए है, तो इतने 5.45 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना हो जाएगा, इससे गुना कर देंगे। आपको पता है एक पेन का कीमत अगर 8 रुपए है, तो 2 पेन का कीमत 8 गुना 2 हो जाएगा, 3 पेन का कीमत 8 गुना 3 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट में 1 मीटर स्क्वायर का जो मूल्य है वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य है 20 रुपए। ठीक है, 20 रुपए। तो आप कहोगे सर 5.45 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 इंटू 5.45। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 545 को 2 से गुना कर रहा हूँ। ठीक है, 20 से नहीं गुना कर, क्योंकि आपको पता जीरो तो लगा ही देंगे लास्ट में। तो 545 गुना 2, इसको गुना करने पर क्या मिल रहा है, 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये मिल रहा है। देखो 545 को जब 2 से गुना करोगे तो 1090 मिलेगा, तो यहाँ पर लिख दिया 1090। यहाँ पर एक जीरो भी था, तो इस जीरो के लिए एक जीरो लगा दिया। ठीक है, अब आपको पॉइंट लगाना है कितने अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद। ठीक है, तो आप पॉइंट लगाओगे कुछ यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 109 रुपए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कैलकुलेशन मत करिएगा, बस मतलब कैलकुलेशन में गलतियां मत करिएगा, कैलकुलेशन तो करना ही है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन रहा है। ये पहले भाग का आंसर आया यहाँ पर दूसरे भाग का। क्लियर, पूरा समझ में आया। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे, आपसे तभी हो पाएगा, आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना, और कोई डाउट होगा तो बताना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है सिमिलर सा है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः, और क्रमशः का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लंबाई लिखा गया है तो ये लंबाई है 5 मीटर। यहाँ पर बोल दो सर ये हमारा चौड़ाई है, तो चौड़ाई हो जाएगा आपका 4 मीटर। अगर यहाँ पर ऊंचाई लिखा गया है थर्ड नंबर पे, तो तीसरे में ऊंचाई है। इस ऑर्डर को आप चेंज मत करो। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रमशः का मतलब क्रम के अकॉर्डिंग, लंबाई 5 मीटर, आपको फिर चौड़ाई 4 मीटर, और अगर आपसे कोई पूछे कि ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई बोलोगे 3 मीटर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः है। ठीक है, क्रम के अकॉर्डिंग दिखा जाएगा क्वेश्चन में क्रमशः। यहाँ पर बोल सकते हो लंबाई के लिए सर हम एल लिखते हैं, लंबाई के लिए आप एल का यूज करोगे, चौड़ाई के लिए बी का यूज करोगे, और ऊंचाई के लिए आप एच का यूज करोगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एल दे रखा है कमरे की 5 मीटर। ठीक है, चौड़ाई दिया गया बी बराबर 4 मीटर, और ऊंचाई दे रखा है 3 मीटर। ठीक है, रुपए 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, इसका मतलब प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना खर्च आ रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में जो खर्च आ रहा है वो आ रहा है 7.50 रुपया। ठीक है, इतने रुपए खर्च आ रहे हैं। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या सर, 7.50, जीरो को आप हटा दीजिए ना लास्ट में से, तो बस बोल दो ना 7.5 रुपए, 7.50 लिख दो, जीरो को हटा दिया लास्ट में से, दशमलव के बाद आखिरी में जीरो जितने भी हैं उसको हटा दो। ठीक है, तो आपको पता है अगर मैं 2.930000 इतना लिखते रहूं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2.93 है, ये जीरो से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो आप आखिरी वाले जीरो को हटा सकते हो। तो आप पहले क्या करो, देखो करना क्या है, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 7.50 रुपए लगता है, इधर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करना है। कहाँ कहाँ करना है, 4 दीवार
और छत। फर्श को पेंट कर रहे हैं क्या? फर्श को कहाँ पेंट करते हैं? फर्श को पेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर हमें पेंट क्या करना है। आप क्षेत्रफल निकालो कमरे के, ठीक है, कमरे के चार दीवार प्लस छत, ठीक है, का क्षेत्रफल। मैं इतना एरिया निकालना चाह रहा हूँ कि पेंट तो इसी पे हो रहा है ना, चार दीवार पर और छत पर। तो ये चार दीवारों के लिए क्या लिखोगे? तो चार दीवारों के लिए हमें पता है जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, लैटरल सरफेस एरिया होता है। तो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं सर, ये हो जाएगा हमारा एल एस ए, ठीक है, एल एस ए प्लस, आप बोलो सर यहाँ पर छत है, तो छत का क्षेत्रफल क्या होगा? जो फर्श का है वही छत का हो जाएगा। तो फर्श और छत का क्षेत्रफल सेम होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, एल इंटू बी। अभी क्लास शुरू होने के पहले ही पूछा था आपसे, ठीक है। तो एल एस ए के लिए फॉर्मूला लगाओगे, अगेन सेम चीजें है। एल एस ए के लिए आप बोलोगे सर 2 L+B गुना में H, ठीक है, प्लस यहाँ पर प्लस का साइन है, बोलोगे L इंटू बी। तो ये समझ में आया सभी को कि इतने भाग को मैं पेंट करना है, चार दीवारों को पेंट करना है और छत को पेंट करना है, ठीक है। बस इसमें मान भर दो, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए कितने क्षेत्रफल को पेंट करना है हमें। 2 L+B कहने का मतलब 5+4, 5 और 4 पुट कर दिया, गुना में H का मान 3 है, L इंटू बी, 5 इंटू 4, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 2 गुना 5 4 हो जाएगा आपका, ऐड होकर 9 गुना 3 प्लस 5 चौके 20, ठीक है। ये आ जाएगा 9 3 27, 27 दूनी 54, ठीक है, या 9 दूनी 18, 18 3 54 प्लस 20। इसको जोड़ने पर आ रहा है 74 मीटर स्क्वायर। इतने मीटर स्क्वायर को पेंट करना है हमें, ठीक है। आप बोलोगे सर 1 मीटर स्क्वायर की लागत, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट करने का क्या लागत है? तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन में दे रखा है 7.5 रुपए। तो आप मुझे बताइए 74 मीटर स्क्वायर का क्या लागत हो जाएगा? कुल लागत कितना बनेगा? गुना कर देंगे ना। अच्छा, दास ने आंसर बता दिया, नाइस। तो 7.5 को 74 से गुना करना है, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। तो इसको गुना कर लीजिए, 75 लिख दिया, यहाँ पर 74 लिख दीजिए, इसको गुना करिए। गुना करिए, 5 चौके 20 का 0। अब टेबल नहीं याद है ना ही मुझे 75 का ना ही 74 का, तो करना पड़ेगा ऐसे, 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 7 चौके 28 29 30, 7 5 35 का 5 हासिल 3 आ गया, 7 49 50 51 52, ठीक है। ये आ गया 5 5 5 0, ठीक है, 5 5 5 0। अब यहाँ क्या आएगा? पॉइंट के बाद एक अंक है यहाँ पर, तो एक पॉइंट लगा दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 555 रुपए। तो इतने खर्च हो जाएंगे, ठीक है। कुल व्यय पूछा जा सकता है, कुल लागत पूछा जा सकता है, तो ये वाला आंसर बन जाएगा। क्लियर? समझ में आया? तो कुल लागत हमने निकाल लिया, ठीक है, क्षेत्रफल निकाला। यहाँ पर टीएसए नहीं निकालना, कुल क्षेत्रफल नहीं निकालना है, टीएसए निकालोगे आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें फर्श को पेंट नहीं करना है। अगर फर्श को पेंट करने की बात होती तो निकाल दे टीएसए, लेकिन आपको पता है कि फर्श को पेंट कहाँ करते हैं कभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है, ठीक है। यदि ₹10 प्रति मीटर की दर से, मतलब मुझे बताइए 1 मीटर स्क्वायर, चलो पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं पूरा। किसी आयताकार हॉल के फर्श का जो परिमाप है 250 मीटर है, ठीक है, हॉल का परिमाप दे रखा है पेरीमीटर। ₹10 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करने की जो लागत है वो दे रखी है 15,000। तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करिए, ठीक है। कैसे निकलेगा हॉल की ऊंचाई, समझना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मुझे बस इतना बताइए कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना लागत आ रहा है? 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना लागत आ रहा है, बताइए। 1 मीटर स्क्वायर का लागत देखो तो दे रखा है ₹10 प्रति मीटर स्क्वायर। तो मतलब दिख रहा है ना, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 10 रुपया लगेगा, यस और नो? तो 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में आप कहोगे सर ₹10 लग रहे हैं, ठीक है, 10 रुपया लग रहा है।
ठीक है, ओके। तो 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में अगर 10 रुपए लग रहे हैं, कुल खर्च बोल रहा है कि 15,000 रुपए हो गए हैं। ठीक है, आयताकार हॉल का परिमाप दे रखा है, तो ऊंचाई निकाली है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसा हॉल है। अब इसमें कुछ ऊंचाई भी रही होगी, इसकी एक ऊंचाई रहेगी, आयताकार बस बना दिया, इसका फर्श बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैंने बस फर्श बनाया। तो इसकी एक लंबाई है और इसकी एक चौड़ाई है, इसमें ऊंचाई भी रहेगी, ऊंचाई अभी नहीं बना रहे। तो ये समझिएगा हमें दिया क्या गया है, परिमाप दिया गया 250 मीटर। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, परिमाप जो आपने लिखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि परिमाप सर दे रखा है 250 मीटर। परिमाप के लिए कोई फॉर्मूला पढ़ा है आयत का? आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप का एक सूत्र बताया था, 2l+b, इसीलिए बताया था ये सारी चीज पहले ही। ठीक है, क्योंकि ये सारी यूज करनी है। ठीक है, सारी यूज करिएगा, कुछ भूलना नहीं है। ठीक है, तो परिमाप के लिए आप बोलोगे सर ये दे रखा है 2 × l+b बराबर 250 मीटर। ठीक है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बताइए, ये समझ में आया? बताइए, इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। ठीक है, 2l+b बराबर 250 मीटर। ठीक है, माना ऊंचाई जो है हमारा वो h है, माना ऊंचाई जो है हमारे इस कमरे की वो h है। ठीक है, तो मुझे बताइए चार दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, चार दीवारों का क्षेत्रफल। चार दीवार का क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि चार दीवारों को ही पेंट करने की बात की जा रही है। चार दीवारों की क्षेत्रफल जो हो जाएगी वो होगा LSA। बताइए, चार दीवारों का क्षेत्रफल को तो 500 पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं ना, LSA कहते हैं। LSA का फॉर्मूला क्या होता है, LSA का फॉर्मूला होता है 2 × l+b × h। ये क्लियर, या 2h × l+b। अच्छा, आप लोग अगर ऐसे लिखते हो ना 2h × l+b, तो ये भी बिल्कुल सही है। आपको पता है h को पहले गुना करिए बाद में गुना करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, तो 2l+b × h। ठीक है, अब यहां से आप कह सकते हो सर ये 2l+b का जो मान आपने बताया, यहाँ पर कोशिश इसको यूज करिए। देखो यहाँ पर 2l+b का मान लिखा है 250। ठीक है, तो इस समीकरण को यूज करिए, तो आप कहोगे सर 250 तो यहाँ रख ही देते हैं सीधे सीधे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये 2l+b का जो मान है वो दे रखा है 250h। ठीक है, इतना क्लियर, 250h आ जाएगा। बताइए, मीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि सारे मीटर में दे रखे हैं, तो ये भी मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि अब ना अब 1 मीटर स्क्वायर का जो लागत है, 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितना लग रही है, ये मुझे बताओ चैट में लिखकर। 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में कितना खर्च आ रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए, दिखा है ₹10 प्रति मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में 10 रुपए लग रहे हैं आपके, तो आपको सर 10 रुपए लग रहे हैं। आपने पेंट कितना करना है, आपको पेंट करना है 250 H मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको सर 250 H मीटर स्क्वायर को पेंट करने में जो लागत लगेगा वो लगेगा 250H × 10। ठीक है, रुपए, क्या इतना लग जाएगा कि 2500 H रुपए लग जाएंगे। बताइए, इतना क्षेत्रफल के लिए इतना लगेगा ना, ये समझ में आया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख रहा हूँ। समझ में आ रहा है सभी को कि 1 मीटर स्क्वायर का लागत 10 है, तो इतना का इतना हो जाएगा, गुना कर दिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया गया है कुल लागत जो है आपका, क्वेश्चन में लिख रखा है कुल लागत जो आपका लग रहा है वो 15,000 रुपए है। क्या 15,000 ही थे ना, 3 जीरो था, 15,000 है। ठीक है, तो कुल लागत 15,000 है। तो आपने बोला सर हमारा तो कुल लागत ये था, दोनों बराबर रहा होगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर कुल लागत आपका जो आया है 2500H आया है, और ये आया 15,000 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से H का मान निकाल लीजिए, H का मान कितना आ जाएगा, 15,000/2500। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो आ गया आपका 150/25। 5 से काटिए, तो आप काटोगे 5 से, सर 5 पंजे 25, 5 से 30 बार में कट जाएगा, 5 3 15, 1 जीरो। ठीक है, और काटिए, 5 से कट जाएगा 6 बार में, तो ये आ गया 6 मीटर। ठीक है, तो कमरे की ऊंचाई कितनी आ गई, H बराबर ऊंचाई, ये आपका आ गया 6 मीटर। बताइए, क्लियर, ये समझ में आया?
पूरा सॉल्यूशन समझ में आया क्या आपको? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था ना, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, और इस क्वेश्चन को मैं स्पेशली कर रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना जरूर। ऐसे जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी को प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, सारे ही आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 क्या कहता है? किसी डब्बे में भरा हुआ पेंट, इसको थोड़ा ध्यान से सीखना, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है एक डब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। कोई डब्बा है हमारा, इस डब्बे में कुछ पेंट है। ठीक है, अब इस पेंट जो है कितने क्षेत्रफल को पेंट कर देगा? अगर हम कुछ भी पेंट करेंगे तो 9.375 मीटर स्क्वायर इस क्षेत्रफल को पेंट कर देगा, इतना एरिया को पेंट कर देगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पेंट करेगा। ठीक है, इस डब्बे के पेंट से अब हमें पेंट क्या करना है ये भी तो बताएगा ना क्वेश्चन। इस डब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है? मतलब इस पेंट से हमें कुछ नहीं करना, ईंट को पेंट करना है। ठीक है, और ईंट की विमा दी गई है। देखो अभी मैं कभी बोलूँ ना कि एक घनाभ का, किसी घनाभ का विमा अगर ऐसे लिख दो 5 मीटर, 4 मीटर इंटू 7 मीटर, तो इसका मतलब ये समझ जाना कि सर ये लंबाई दे रखा है, ये चौड़ाई दिया गया है और ये ऊंचाई दिया गया है। ठीक है, क्लियर? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ऐसा नहीं मान सकते कि ये ऊंचाई है ये लंबाई है चौड़ाई है, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, हमेशा एक ऑर्डर को फॉलो करना है, लंबाई चौड़ाई देन ऊंचाई। ठीक है, तो आपको भी सर यहाँ पर जो ईंट का डायमेंशन दिया गया है वो लंबाई है ये वाला, ऐसा लिख लो आप। सर ये हमारा लंबाई है ईंट का, ये हमारा चौड़ाई है ईंट का, और ये हमारा ऊंचाई ईंट का। एक ईंट का विमा दे दिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया। अब मुझे बस इतना बताइए कितना आ रहा है क्या आ रहा है मुझे नहीं पता। अगर हम एक ईंट का पेंट कर रहे हैं एक ईंट को, तो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट कर रहे हैं या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट कर रहे हैं? टीएस से या एलएस से? अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है, इसका मतलब पूरे ईंट को पेंट कर दीजिए। ठीक है, तो पूरे ईंट को पेंट करने का मतलब टीएसए को पेंट कर रहे हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट कर रहे हैं, जैसा दास ने बोला। तो मुझे बस इतना बताइए, जब ईंट का आप टीएसए निकालोगे तो ये क्या में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा कि मीटर स्क्वायर में आएगा? बस इतना बताओ, क्षेत्रफल कौन से इकाई में आएगा? फाइनल जो आंसर आएगा आपका, एक ईंट का क्षेत्रफल। देखो सारे सेंटीमीटर में दिए गए सर, लंबाई भी सेंटीमीटर में दिया है आपने, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में दिया, ऊंचाई भी सेंटीमीटर में दिया, तो आपका जो क्षेत्रफल आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो आपका जो क्षेत्रफल आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। ठीक है, और आपका जो क्षेत्रफल ऊपर में देखिए, तो ठीक है हम कैलकुलेट कर लेंगे, अभी बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या सोचेंगे एग्जाम में। यहाँ पर देखिए ऊपर जो पेंट का जो क्षेत्रफल दे रखा है, पेंट का, सॉरी पेंट का नहीं, पेंट से कितने क्षेत्रफल को पेंट कर सकते हैं उसका इकाई क्या है, मीटर स्क्वायर। तो इस मीटर स्क्वायर को आप सेंटीमीटर स्क्वायर में पहले ही बदल दीजिए। ठीक है, तो आपको होगा सर इस 9.375 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में पहले ही बदल दो। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल आपको दे रखा है ना, आप इतना 9.375 मीटर स्क्वायर जो दे रखा है, इसको आप लिख सकते हो सर मीटर को, ये नोट कर लो। अभी आपने सीखा कि मीटर को सर अगर सेंटीमीटर में बदलना हो हम 100 से गुना कर देते हैं। अगर मुझे मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना हो तो इस बार 100 से गुना करने के पर काम नहीं चलेगा, 2 बार 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वर्ग हो गया ना, वर्ग होने का मतलब 100 का भी वर्ग हो गया, तो 100 का वर्ग मतलब 2 बार 100 से गुना करना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमें लिखना होगा 9.375 गुना 100 गुना 100। ठीक है, और ये क्या लिख देंगे, मीटर स्क्वायर बदल कर हो गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर, समझ में आया? तो हम इतने क्षेत्रफल को पेंट कर सकते हैं, इतने क्षेत्रफल को पेंट कर सकते हैं। ठीक है, इतने, ये लिखना नहीं, जो मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ ना, इतने ये लिखना नहीं आपको एग्जाम में। इतने क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। ठीक है,
जा सकता है। किससे? टेंट से। ठीक, ये लिखना मत, एग्जाम में भी नहीं लिखना है आपको, ठीक है, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आगे यूज करेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद अब मुझे बताइए एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का टोटल सरफेस एरिया टीएसए कितना आएगा? एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देंगे 2 LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि सभी जगह पर पेंट करना ना, चारों दीवार ऊपर नीचे सब जगह पेंट करना है, 6 पृष्ठ पर पेंट करना है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मान भरिए जल्दी जल्दी और इसको सॉल्व करिए। तो L इंटू बी, तो L का मान आपको दे रखा है 22.5, इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप बोलो सर L का मान लिखा है आपका 22.5, B का मान आपका 10 है और H का मान आपका 7.5 है, 7.5 है, ठीक है। तो आप बोल सकते L इंटू बी यानी 22.5 इंटू 10 प्लस B इंटू H, तो B है 10, H है हमारा 7.5, ठीक है, प्लस H है हमारा 7.5 गुना 22.5, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करो। 2 ब्रैकेट के अंदर 22.5 को 10 से गुना करना तो बहुत आसान है, बन जाएगा 225। ये कर लिया ना आप लोगों ने? मुझे बताओ, समझ में आ गया ये वाला? 22.5 को अगर मैं 10 से गुना करूं तो ये पॉइंट जो है एक अंक दाएं तरफ जाएगा और एक अंक दाएं तरफ जाएगा तो 225 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 225। 10 को 7.5 से गुना करके बता दो अगर ये समझ गए हो तो। इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 10 को 7.5 से गुना करेंगे क्या मिलेगा? पॉइंट एक अंक दाएं तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 75, ठीक है। तो ये बन गया 75 प्लस 7.5 को 22.5 से गुना करना इतना आसान नहीं है, मतलब इस तरीके से, मतलब आसान तो है, क्या कठिन तो नहीं रहेगा, लेकिन इस तरीके से नहीं कर सकते, थोड़ा हमें करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चेक करिए इसको गुना करके, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर तो चेक करना पड़ेगा, इसको तो देखना पड़ेगा। 225 की गुना करें, बिना दशमलव का गुना करते हैं 225 को 75 से गुना करिए। 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 देखो पेशेंसली सॉल्व करोगे ना आ जाएगा, हड़बड़ी नहीं करना, ठीक है। 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 11 12 का 2 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11, तो ये आ गया 1125, ठीक है। उसके बाद काटा यहाँ पर क्रॉस बनाया, उसके बाद बोलोगे सर 7 से गुना करिए, 7 पंजे 35। अच्छा हर्ष के नाम से जब बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? कैमरा बंद कर दीजिए। 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 जोड़ा 15 16 17 का 7 हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15। तो ये आपको ऐड करना है, तो ऐड करोगे तो मिल जाएगा 5 7 7 1 8 5 1 6 1 16875। तो यहाँ लिख दोगे 16875। सही है कुछ गलत है? कुछ रह गया? कुछ तो रह गया है, दशमलव लगाना, ठीक है। तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे तो 168.75 आ गया, क्योंकि 2 अंक दशमलव के यहाँ, ठीक है। तो आपको सर ये आ गया 168.75। इसको सॉल्व करना है, तो 225 में अगर आप 75 को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा आपका 300 प्लस, इसको तो कर ही सकते हो, यहाँ पर आया हमारा 168.75, ठीक है। इसको गुना किया, सॉरी इसको जोड़ा तो कितना मिला? ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को जोड़ोगे तो 300 में 168 जोड़ना है, पॉइंट को छोड़ दीजिए। तो 300 में अगर 168 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 468, ठीक है, 468 और 0.75 लिख दीजिए, ठीक है। तो 468.75, इसको गुना करिए देखिए कितना आ रहा है। अब अगेन इसको तो गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको गुना करके चेक करिए, 46875 को ही आप 2 से गुना कर लो, कितना मिल रहा है? 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 15 का 5 अगेन हासिल 1, 8 दूनी 16 17 का 7 हासिल 1, 6 दूनी 14 12 13 का 3 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। तो ये मिल गया हमारा 93750, ठीक है। तो इसको गुण किया तो आया 93750। पॉइंट कहाँ लगाएंगे? 2 अंकों के बाद, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दिया। तो ये जो आपका बन रहा है ना, एक ईंट का जो क्षेत्रफल आ रहा है ये आ रहा है 937.5, 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर देखो आपका जो भी विमा था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो सेंटीमीटर में दिया गया था। तो आपको सर एक ईंट का जो टोटल सरफेस एरिया आएगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, वो आएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक ईंट का क्षेत्रफल आया है, ठीक है। अब मान लिया कि ऐसे ऐसे एन ईंट को पेंट किया गया, क्या किया? इससे एक ही ईंट थोड़ी पेंट किया गया था पेंट के डब्बे से, तो ऐसा मान लिया हमने एन ईंट को पेंट किया गया, तो एन ईंट का क्षेत्रफल कितना होगा? एन ईंट का
अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बता दो एन ईंट का टीएसए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। एक का अगर इतना है तो एन का कितना होगा, एन इंटू 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, ये क्लियर। बस एन से गुना कर दिया। अगर एक पेन का कीमत अगर 8 है तो दो की पेन का कीमत 2 गुना 8, 10 पेन का कीमत 10 गुना 8, एन पेन का कीमत n गुना 8। ठीक है, तो एक ईंट का क्षेत्रफल अगर 937.5 है तो एन ईंट का क्षेत्रफल इतना होगा। हमने माना है कि एन ईंट को पेंट किया गया है। ठीक है, हमने माना है कि एन ईंट को पेंट किया गया है। ठीक है, तो आप ऐसा कह रहे हो क्या कि सर हमने जो भी पेंट था हमारा, जो भी हमारा पेंट था, उस पेंट से हमने क्या किया, इस पेंट से एन ईंटों को पेंट किया और इतने क्षेत्रफल को पेंट किया है, इतने ही क्षेत्रफल को पेंट किया है हमने। क्लियर, समझ में आया। उसे तो बस पेंट ही किया ना ईंट, तो एक ईंट नहीं, एन ईंट को पेंट किया, तो इतने क्षेत्रफल को पेंट किया। अब यहां पर समझो दो चीज। आप कह रहे हो कि आपने इतने ईंट को पेंट किया है, समझना यहाँ पर दो चीजें हैं। आपने बोला सर इतना ईंट को पेंट किया, इतना क्षेत्रफल को पेंट किया। क्वेश्चन में दिया गया है इतना पेंट से इतने क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो जो मैंने येलो कलर से शेड किया, क्या ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे? क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे? आप दोनों चीजों को समझिए कि दोनों है क्या। आप बोलो सर ये ईंटों की मतलब इतने, आप कह रहे हो एन ईंट पेंट किया गया तो इतना क्षेत्रफल पेंट कर रहे हो। यहाँ पर बोला गया इस पेंट से इतना क्षेत्रफल पेंट किया जा सकता है, तो दोनों तो सेम होगा। ठीक है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस दोनों को आप बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हो इसलिए n इंटू 937.5 बराबर, और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो कि सर ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया बराबर। ऊपर में देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर वाला ही लेना है। ठीक है, ये वाला मत ले लेना। ठीक है, मीटर स्क्वायर वाला नहीं लेना है, हमें ये लेना है 9.375 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, तो आप बोलो सर यहाँ पर लिख दीजिए 9.375 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एन का वैल्यू कितना आ गया, एन का वैल्यू आ गया 9.375 इंटू 100 बाई 937.5। ठीक है, ये आ गया। अब पॉइंट को हटाने का तरीका आपको बताया था, ऊपर में से अगर पॉइंट को आप हटाओगे तो इस पॉइंट को हटाए तो नीचे में एक लिख दिया। पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दिया। ठीक है, नीचे में पॉइंट है तो नीचे वाले पॉइंट को हटाने में ऊपर में छोटे टेबल नंबर से गुना करेंगे। इस पॉइंट को हटाया, ऊपर में 1 से गुना किया। पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दिया। ये समझ में आया क्या किया मैंने? यस या नो? पहले दशमलव संख्या को भिन्न में, भिन्न को दशमलव संख्या में बदलने के लिए बता रखा है ना। ठीक है, तो दशमलव को भिन्न में बदलने का तरीका यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार 2.38। ठीक है, तो इसको बताया क्या था कि आप क्या करोगे, 5.9 और 2.38 लिख दोगे। और यहाँ पर देखो सर, ऊपर में पॉइंट के बाद पॉइंट को हटाया, नीचे में 1 लिख दिया। पॉइंट के बाद 1 अंक है, जीरो लगा दिया। ठीक है, इस पॉइंट को हटाओगे, ऊपर में गुना करना पड़ेगा। इस पॉइंट को हटाया, 1 लिख दिया। 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिया। ठीक है, बस ये पढ़ा रखा है ना, तो आपको पहले ही पढ़ाया था ये सारी चीज। ठीक है, तो यहाँ पर वो सारी चीज को यूज कर रहे हैं बस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अब देखो ये बन के आ गया आपका 9.375 इंटू, ये 3 जीरो तो कट ही गया हमारा, 2 जीरो 1 जीरो से, इंटू 100/9.375। ठीक है, ये पूरा 9.375 कट गया हमारा और आंसर आ गया 100 ईंट। ठीक है, तो कितने ईंट को पेंट कर सकते हैं, 100 ईंट को पेंट किया जा सकता है। क्लियर हुआ? ये समझ में आया क्या? बताइए सभी लोग, बताइए कोई डाउट है तो बता सकते हो। क्लियर है तो वाई लिख दीजिए, कंफर्म करिए, फिर आगे करेंगे। देखो वीडियो को आप बार बार देख सकते हो, नोट्स तो आपको पीडीएफ सेंड कर ही दूंगा। कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर आगे अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें 2 भाग है, पार्ट 1 पार्ट 2। मैं एक पार्ट सोल्व कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप लोग करना। ठीक है, मतलब होमवर्क रहेगा एक पार्ट। देखो बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि एक घन के आकार का डब्बा है जिसका किनारा 10 सेंटीमीटर है। घन आकार मतलब घन के आकार का, जिसका किनारा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। एक अन्य डब्बा है
घनाभ के आकार का, घनाभ आकार मतलब घनाभ के आकार का, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब 1.12.5 लंबाई है, ये चौड़ाई है, ऊंचाई है, ठीक है। किसी डब्बे का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, देखो क्या क्या बोला गया। मान लो यहाँ पर दो मैं बना रहा हूँ, दो लोग हैं ए और बी। मैं कह रहा हूँ इसका जो एज है ये 30 वर्ष है, मैं इसका कह रहा हूँ ये जो है 25 वर्ष है। मुझे बताओगे बड़ा कौन है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है, किसका एज अधिक है? अगर मैं ऐसे ही पूछ लूं, बताइए कौन बड़ा है इसमें, ए या बी? ए बड़ा है। अब मैं पूछूं कि ए जो है बी से कितना बड़ा है, ए बी से कितना बड़ा है? ये तो ठीक है, ये बड़ा है 5। अच्छा 5 क्या, 5 किलो, 5 सेंटीमीटर, 5 इंच क्या, 5 एम्पियर, तो 5 वर्ष। 5 वर्ष। ठीक है, तो आपको यूनिट बताना पड़ेगा हमेशा, ठीक है, तो 5 ईयर, 5 वर्ष, ठीक है। चलो ये ठीक है। तो इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन यहाँ बोला गया कि कौन कितना बड़ा है। जब भी आपको ये बोला जाए कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो वहां पर अंतर देखना होगा, हमें डिफरेंस देखना होगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो डब्बे हैं हमारे पास। एक डब्बा है हमारे पास कुछ ऐसा, घनाभ के शेप का, ट्यूबॉइड के शेप का, कुछ ऐसा, ठीक है। और एक और डब्बा है हमारे पास, जो दूसरा डब्बा है वो घनाभ के आकार का है, ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, ठीक है, कुछ ऐसा डब्बा है, कुछ ऐसा, ठीक है। दो आकृति बना लिया हमने। एग्जाम में जरूर नहीं कि आप आकृति बनाओ यहाँ पर, ठीक है, बस समझाने के लिए बना रहा हूँ। इसका जो किनारा है, किनारा के लिए हम ए लिख देते हैं, चलो मैं लिख देता हूँ किनारा, और किनारा के लिए ए है, और ए कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, बोला गया इसकी जो 10 सेंटीमीटर है। घनाभ का, अब घनाभ का मैं बात करूं तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो बोलोगे सर लंबाई कितना है, लंबाई दिया गया है 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, सभी सेंटीमीटर में दिए गए LBH। अब मुझे बताइए, क्वेश्चन को पढ़िए पहला वाला। अच्छा अभी 5 ईयर हो गया ना, 5 ईयर, अभी भी 5 ईयर कह रहे हो चैट में लिख के, ठीक है, तो वो तो हो गया क्वेश्चन, अब इस पे फोकस करिए ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल दो, अगर मैं आपसे पूछूं, पहले वाला क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, और बोला गया किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या, LSA की बातें की जा रही है, तो दोनों का LSA निकाल दो आप, ठीक है, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, तो यहाँ पर आप LSA निकालोगे। पहले आप निकालो घन का LSA, ठीक है, तो आप घन का LSA निकालिए, ठीक है, तो घन का LSA कितना आ जाएगा, घन का LSA का फॉर्मूला होता है 4 × A², 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो 4 × A का मान है आपका 10, 10 का स्क्वायर, तो सिर्फ 10 का स्क्वायर करेंगे, 4 × 10 × 10। मुझे बताइए कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है। तो ये तो बहुत आसान है, 400, और ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो सॉल्व करना बहुत आसान था, घन का LSA। अब आप घनाभ का भी LSA निकाल दो, उसके बाद कंपेयर कर लेंगे। तो अगर मैं घनाभ का LSA लिखूं, ठीक है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल LSA, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, 2L+B गुना में H, ठीक है, ये फॉर्मूला है। मान भरिए, 2L+B, L और B का मान है 12.5 प्लस B का मान है 10 गुना में H गुना में 8, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 × 12.5 में 10 जोड़िएगा तो ये बन जाएगा आपका 22.5 गुना में 8, ठीक है, इसको गुना करिए। 22.5 को आप 2 से गुना करोगे, 22.5 को आप अगर 2 से गुना करोगे क्या मिलेगा, 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 2 दूनी 4, 1, 5, 2 दूनी 4, तो 450। इन दोनों को गुना किया, आ गया 450। लेकिन आपको पता दशमलव भी लगाना होगा, एक पॉइंट के बाद, एक अंक के बाद, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, गुना में 8, ठीक है। तो ये बन रहा है आपका 45 × 8, और 45 को 8 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 45 को 8 से गुना करिए, 8 पंजे 40 का 0, हासिल 4, 8 चौका 32, 33 34 35 36, ठीक है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो आपने दोनों ही का LSA निकाल लिया, घन का भी घनाभ का भी। मुझे बताइए किसका LSA ज्यादा दिख रहा है आपको, किसका
आपको अधिक दिख रहा है, घन का कि घनाभ का? बताइए, ये तो साफ दिख रहा है ना, घन का। ठीक है, तो आपको सर घन का जो एल एस है वो ज्यादा है। कितना ज्यादा है? घन का, यहां पर आप लिखोगे फाइनल आंसर, पहले भाग का आंसर, घन का एल एस ए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ के एल एस ए से, घनाभ के एल एस ए यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना ज्यादा है? एक 400 है, ये 360 है, तो घटा दीजिए ना, 400 माइनस 360 बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ठीक है, तो बस इतना लिख दोगे, अधिक है। ठीक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। तो ये हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन आपका पहले वाले भाग का। ठीक है, कर लेंगे ऐसा। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल तो कर लिया, और सेकंड वाला जो है आपका टीएसए, मतलब सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है कि किस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएसए कम है और कितना कम है। तो आप चेक कर लेना, सेकंड पार्ट जो है आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई जरूर करना। अगर कोई कुछ प्रॉब्लम होती है, नहीं बनता है, आंसर नहीं आता है, चेक करना आंसर, अपना आंसर दिया हुआ है चैट बुक में, अगर नहीं आता है तो बताना। ठीक है, मैं सॉल्व कर दूंगा। इसमें मैं हिंट दे रहा हूँ, आप क्या करना, सेकंड वाले भाग में टीएसए निकालना पहले घनाभ, घन का, फिर टीएसए निकालोगे घनाभ का। ठीक है, दोनों का टीएसए निकालिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा, तुलना कर लीजिएगा, कौन ज्यादा है कौन कम है, कितना कम है। ठीक है, कम पूछा जा रहा है, किसका कम है, कर लोगे, हो जाएगा इतना। ठीक है, तो अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां पर आपको, अच्छा ये क्वेश्चन 6 कर लिया था ना, क्वेश्चन 6 किया था हमने, एक बार कंफर्म करिएगा सभी लोग, पौधा घर वाला क्वेश्चन याद आया? क्वेश्चन 6 ऑलरेडी डिस्कस्ड है, लास्ट क्लास में हमने इसको कर लिया था। ठीक है, तो ये हम नहीं कर रहे। अगर इसको जानना है तो आप एक बार बुक देख लेना, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देखना। क्वेश्चन नंबर 7 को स्किप कर रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, ये हो नहीं पाएगा इतने समय में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और ये अच्छा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन काफी बड़ा है, लेकिन है बहुत ही सरल, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, बोला गया है, परवीन पढ़िएगा क्वेश्चन, कभी भी ना लंबाई देखकर घबराना नहीं है। तो यहां पर आप बोलोगे, क्वेश्चन में लिखा गया है सर, परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है। ठीक है, बढ़िया बात है, कार को प्रोटेक्ट करना है तो बनाना चाहती है, जो कार के चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। ये इंपॉर्टेंट है, कार को ढकना कहाँ है? चारों ओर से और ऊपर से। मुझे बताइए, इसके जमीन में भी तिरपाल लगा रहे हैं क्या? जमीन में भी तिरपाल लगा रहे हैं क्या? सभी लोग बताओ, तिरपाल कहाँ लगा रहे हैं? तो चारों तरफ लगा रहे हैं, और छत में लगा रहे हैं, आधार में नहीं लगा रहे हैं, बेस में नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे सर, तिरपाल जो लग रहा है। अच्छा, अनूप इंदौरा के नाम से जो बच्चों आप चैट में कुछ अननेसेसरी कमेंट लिख रहे हो, इवन आपका कैमरा भी ऑन है, प्लीज अपना कैमरा बंद करिए, अनूप के नाम से जो बच्चे हो। तो एक सेकंड, देखो अभी एक बच्चे को मैंने रिमूव किया है क्लास से। अब अगर, देखो क्या होती है ना, कई बार आप चैट में कुछ बच्चे अननेसेसरी कमेंट लिखते हैं, तो ये आपको नहीं करना है कि आप चैट में अननेसेसरी बातें कुछ लिख रहे हो या फिर कैमरा ऑन कर रहे हो बेवजह का। ठीक है, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करनी है कभी, ये इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए पढ़ाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर फोकस करिए, समझने पर सारे लोग। तो यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो आप बोलोगे सर तिरपाल लगाया कहाँ गया है? ये वाला लाइन जो है ना, सामने वाले फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया, से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अब बोला है कि इसको यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा हुआ तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य है, मतलब कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लग रहा है, आधार की विमा 4 मीटर है, 4 मीटर इंटू 3 मीटर है, ऊंचाई अगर 2.5 मीटर है, तो इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी, कितने तिरपाल चाहिए? तो यहाँ पर जो भी आपका स्पेस है, इसकी लंबाई और चौड़ाई देखिए, देखो 4 मीटर इंटू 3 मीटर का मतलब क्या हो गया, 4 मीटर बाई 3 मीटर, इसका मतलब क्या है, लंबाई है चौड़ाई है। ठीक है, तो आपको सर इसका जो फर्श है, जो आधार है हमारा, वो आधार का लंबाई दे रखा है 4 मीटर,
चौड़ाई दे रखा है 3 मीटर, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दे दिया। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है सर, ऊंचाई कितना है, एच का मान दे रखा है 2.5 मीटर, ये तो क्लियरली दिया गया यहाँ पर 2.5 मीटर, एच 2.5 मीटर, क्लियर। एल बी एच हो गया हमारा। अब मुझे बताइए तिरपाल आप लगा कर आ रहे हो, आप बोले सर चारों तरफ लगा दें, चारों ओर लगा दें, प्लस छत पर लगा रहे हैं, ऊपर से भी कवर करना है, छत लिख दिया, प्लस आधार लगा रहे हैं क्या, मुझे बताओ आधार लगा रहे हैं। आपने ये बोला सर आधार नहीं लगा रहे, नीचे में नहीं लगा रहे, नीचे में कपड़ा लगा क्या फायदा होगा, कार को प्रोटेक्ट करना है तो चारों तरफ से और ऊपर से प्रोटेक्ट करना है, नीचे में तो जमीन रहेगा ही, ठीक है, तो आपको सर बस इतना करना है। तो आप क्या लिखो यहाँ पर क्वेश्चन में, अपने सॉल्यूशन में बस इतना लिख दोगे, सर तिरपाल का क्षेत्रफल आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल कितना होगा, चारों तरफ का क्षेत्रफल, आप इतना लिख दो, चारों ओर का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, ठीक है, छत का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर में भी कपड़ा लगाया जा रहा है, ठीक है, ऊपर में भी कपड़ा लगाया जा रहा है। तो चारों ओर का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, चार दीवारों का क्षेत्रफल, जिसको एल एस ए लिखते थे हम लोग, एल एस ए, ये समझ में आया कि चारों ओर का क्षेत्रफल का मतलब एल एस ए, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। और छत का क्षेत्रफल क्या होगा, जो हमारा आधार का क्षेत्रफल है एल इंटू बी, ठीक है, तो आपको छत का क्षेत्रफल एल इंटू बी हो जाएगा, ठीक है, बस इसमें मान भर दीजिए, फॉर्मूला लिख दो पहले, एल एस ए के लिए आप लिखोगे सर 2 L+B इंटू एच प्लस एल इंटू बी। तो ये फॉर्मूला कई बार हमने यूज कर लिया, जहां भी आपका एक या तो छत नहीं रहे या फिर आधार नहीं रहे, ऐसे केस में अगर एक ही तरफ रहे, मतलब चार दीवार और एक बेस या छत रहे, ठीक है, तो ऐसे केस में ये फॉर्मूला लगता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान भरिए एल बी एच के और आंसर आपका आ जाएगा बहुत जल्दी। तो 2 L+B का मान 4+3 गुना में एच, एच का मान 2.5 प्लस एल इंटू बी, तो 4 गुना 3, सॉल्व करिए, 2 गुना 7 इंटू 2.5, ठीक है, प्लस 4×3=12, और इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो आज आपका आ जाएगा 14, 7×14 गुना 2.5 प्लस 12, 25 को अगर मैं 14 से गुना करूं क्या मिल रहा है, 25 चौके 100, 25 से कम 25, इसको जोड़ा तो ये आ जाएगा आपका 350, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 350 प्लस 12, पॉइंट भी लगाना है, पॉइंट आ जाएगा एक अंक के बाद 35.0, तो ये आ गया आपका 35 प्लस 12 यानी 47 मीटर स्क्वायर, इतने कपड़े की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो कितना कपड़ा चाहिए, 47 मीटर स्क्वायर चाहिए। तो ये कंप्लीट करते हैं आपका पूरा एक्सरसाइज, ठीक है। तो इतनी ही रखेंगे आज की क्लास में, अगर कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। 47 मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो इसका आंसर 47 मीटर स्क्वायर ही आएगा, इतना कपड़ा की आवश्यकता होगी, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो बताइए, वरना